अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। बड़ी-बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ लोग अमेरिका जा रहे हैं, वो किस लिए जा रहे हैं, ये भी आपको ज़रा हम बताएँगे। उनके एजेंडाज़ में क्या-क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नौकरी-शोकरी की तलाश है। वो भी ज़रा देखते हैं। एडवांस पार्टी तो ऑलरेडी चली गई है। और फिर अफ़गानिस्तान का मसला। अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। एज़ वी स्पीक मेरा ख़्याल है कि आज भी कोई 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो उन पे कब्ज़ा हुआ है तालिबान का। और साथ-साथ वहाँ पे जो बगराम एयर बेस है, उसका भी सुना है कि उसपे भी दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश की है। पहले उन्होंने कोशिश की थी, अब फिर उन्होंने कोशिश की है तालिबान ने। और ये एक सिलसिला जो है जंग का वो अब चल निकला है। ये कहाँ तक पहुँचेगा इसका भी तज़िया करेंगे। और फिर आज बड़ी इम्पोर्टेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मोईद यूसुफ और हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने और इनाम गनी जो आईजी हैं, उन्होंने कहा कि जो जोहर टाउन का धमाका हुआ था, उसमें भारतीय एजेंसी रॉ शामिल थी। और फिर ना सिर्फ शामिल थी बल्कि बाद में जब पता चला हमें, तो उन्होंने फिर हमारे ऊपर हज़ारों के करीब जो साइबर अटैक्स किए हैं, ताकि जो इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही थी उस वक़्त और जो एक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा था, उसको थ्वाट किया जा सके। तो इसका ज़रा तज़िया करते हैं और चलते हैं लंदन और बात करते हैं हमारे दोस्त जनाब डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब से और उनसे इस हवाले से पूछते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी सलाम अलैकुम। मुबारक हो, कुछ लोग अमेरिका जा रहे हैं डॉक्टर शाहिद। आपको इत्तला मिली है यूके में बैठे हुए कि क्या-क्या चल रहा है वहाँ पे। और एडवांस पार्टी तो पहुँच गई है और बिलावल साहब जो हैं वो जाने वाले हैं। ये क्या चक्कर चल रहा है जी? देखें ये वो जो अमेरिका में पीपल्स पार्टी हज उम्रा की शहादत हासिल करने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने मुराद अली शाह को जो उनका नैब में भी वजीर खजाना था, नैब में भी वो मतलूब है, अरबों करोड़ों की करप्शन में वो बंदा इन्वॉल्व है। तो और साथ में हमने सुना है कि उसके पास अकामा भी है और वो कोई शायद कनेडियन शहरी भी है। तो उन्होंने उसको भेजा है वहाँ पे कोई जो उनकी बिल्डिंग्स अपार्टमेंट्स वगैरह सफाई कराने के लिए। और साथ में जो और जो वहाँ पे उनके लोग हैं, नहीं, लॉबिस्ट ये डॉक्टर वगैरह साहब हैं, ये तो तो आप उनकी तौहीन तो ना करें यार। वज़ीर आला हैं वो, अब जाके सफाई तो नहीं ना करवाएँगे यार। ये ऐसे तो ना करें। तो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या काम करते हैं? कराची की तो सफाई करवा नहीं सके वो। तो उसी की यही इसी काम के लिए रखा हुआ है ना इन लोगों ने। ये तो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर है जो आपको पता है कि फ्यूडलिज्म में और स्पेशली जो जरदारी जैसे लोग जो कब्जा ग्रुपों में और इस तरह की बदमाशियों में जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं, वो इस तरह मुल्क चला रहे हैं जिस तरह इन्होंने कराची का बेड़ा गर्क किया। वो भी एक साजिश का हिस्सा है कि कराची को इन्होंने इतना डी वैल्यू और डिस्ट्रॉय कर दिया है कि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर या कोई भी वहां पे आ नहीं सकता। या वो दुबई में मिलते थे, आपको जैसे इल्म है, जो इन्होंने कराची की हालत की हुई है। कराची का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तबाह कर दिया। उसकी लोकल बॉडीज तक को सिंध गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये तो जरदारी, तो अगर जब को हिस्ट्री लिखी जाएगी फ्यूचर में, तो जरदारी साबित होगा कि ये मीर जाफर था जो 18वीं तरमीम जिसने गैर मुल्की ताकतों के कहने पे पाकिस्तान के अंदर इतनी स्विफ्टली और स्पीडी तरीके से, और वो जो पोनीटेल है रजा रब्बानी, जितनी फास्ट तरीके से उसने वो 18वीं तरमीम को पास करवाया, तो ये इन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों के साजिश अंदर की थी। डायनामाइट रखा। और उसमें उसमें और बल्कि मेरा ख्याल है कि उसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है डॉक्टर शाहिद, वो ये है कि ये जो 18वीं तरमीम थी ना, इसमें इन्होंने सूबों को इख्तियारात तो दिलवा दिए, लेकिन जो बेसिक टेनेट होना चाहिए था, उसमें ये होना चाहिए था कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ तक उसको पावर को लेके जाते, वहाँ पे डेलीगेट करवाते। वो नहीं इन्होंने किया। वो नहीं इन्होंने किया और ये मेरा ख्याल है कि 18वीं तरमीम का सबसे बड़ा जो सुकम है ना, वो ये था। 18वीं तरमीम का सुकम नहीं था। इन्होंने सिंध असम्बली के अंदर लॉ पास करवा के लोकल बॉडीज के पास जो पावर्स थी रिकंस्ट्रक्शन की, वो सफाइयाँ ये वो ट्रांसपोर्ट की, वो सारी सिंध गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले ली थी। और जो सिंध गवर्नमेंट है वो ट्रूली अगर देखा जाए तो वो इंटीरियर सिंध के सारे लोग जो है ना, वो कराची के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। वो तो कराची के शहर ही नहीं है, उनकी तो ओनरशिप ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 2006 में मैंने एक आर्टिकल लिखा और यहाँ पे उसमें मैंने कहा कि ये जो पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग हो रही है, ये एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है और आपके सियासतदान इस साजिश के अंदर शरीक हैं, पाकिस्तान के बिजनेस को, पाकिस्तान की शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन हमारे लोग जो है ना, वो सिर्फ
उन चीजों को, सिक्योरिटी का मतलब आप दहशतगर्दों को पकड़ लिया आपने, अलकायदा को, तालिबान को, या जिनको भी आपने पकड़ लिया, वो ठीक है, वो अच्छा काम है, वो भी करना चाहिए। लेकिन जो बारीक वारदातें होती रही हैं पाकिस्तान के साथ और हो रही हैं, उसके ऊपर कभी किसी ने गौर नहीं किया। जो इसहाक डार ने जाली अकाउंट्स दिए आईएमएफ को, जिससे पाकिस्तान को फाइन हुआ। इसी तरह इंडस वाटर कमीशन का जो वो जमात अली शाह है, उसने जो पिछले 20 साल में किया, पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बनने दिया उसने, और दैट इंडिया वाज को टू उसने क्रिमिनल। डैम बनने दिए। तो ये सारी बारीक वारदातें हैं जो, और ये फिर आईपीपीज जो साइन किए इन्होंने बगैर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए बगैर, इन्होंने प्लांट ला के लगा दिए। तो ये सारी बारीक वारदातें हैं अच्छा अच्छा, जिसको अब पाकिस्तान जरा का थोड़ा, मीडिया तो नहीं देखता। ठीक है, थोड़ा सा मुझे अब जरा बताएं, ये विजिट की बात हम कर रहे थे, मतलब जी एक नॉर्मल सी विजिट क्यों नहीं हम इसको लेते कि भाई ठीक है, अगर उनको सेनेटर्स ने इनवाइट किया है तो ठीक है, वो जा रही हैं। अब फौरन ही हमने देखा कि शहबाज गिल शुरू हो गए, फवाद चौधरी शुरू हो गए कि जनाब वो ये नौकरी लेने जा रही हैं, सीवी लेके जा रही हैं। तो नहीं, ये वो हुआ नॉर्मल ये है विजिट ना, नहीं है? हुआ ये है ना कि जब वो सीआईए का चीफ आया था इस्लामाबाद में, जिसको इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया था, तो बिलावल जरदारी साहब जो थे, उनसे उसकी मुलाकात हुई, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी, बल्कि 2 दिन तक शायद हाथ भी ना धोया हो, अगर हाथ में लाया होगा उससे। तो वो उनके नजर में तो ये है, जैसे ड्रोन अटैक सबसे ज्यादा पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। पीपल्स पार्टी ने जितना वो सब कुछ किया, यानी मुंबई अटैक्स के बाद जब जरदारी को कहा गया कि भाई अगर इंडियन पाकिस्तान पे कोई बम चम गिराएंगे तो तुम उसका बुरा ना मनाना, तो उसके जवाब में जनरल क्यानी ने कहा था कि अगर इंडियंस ने हमारी लाइन क्रॉस की तो विल डिस्ट्रॉय देम। और उन्होंने वो F-16 की जो लॉक हुई हुई तस्वीरें थी इंडियन जेट्स की, वो उन्होंने इंडियन सेंट्रल कमांड के यानी अमेरिकन अमेरिकन सेंट्रल कमांड के जो कमांडर था उसके सामने रख दी थी कि ये हम नेक्स्ट टाइम अगर इन्होंने क्रॉस किया तो हम गिरा देंगे इन। तो मकसद कहने का ये है कि पीपल्स पार्टी तो पाकिस्तान में बम धमाके करवाती रही है। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का जहाज अगवा किया, पीपल्स पार्टी ने चौरी जोरलाई को शहीद किया। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों से भरी पड़ी है। जमहूरियत का लुबादा ओढ़ के इन्होंने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है, ये जो बड़े बड़े महल, सरे महल, और ये बरतानिया में इतनी जो जायदादें इन्होंने बनाई है, तो ये सब कॉम्प्रोमाइज लोग हैं। दे आर सिटिंग डक्स फॉर अस, यानी बरतानी स्टैब्लिशमेंट के लिए ये सिटिंग डक्स है, इनको तो किसी फिर वक्त भी इनकी शहबाज गिल जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? देखें, शहबाज गिल बिल्कुल सही कह रहा है वो, कि ये एक पार्टी है, एक सूबे में इनकी हुकूमत है, उस सूबे के वजीर आला को इन्होंने भेज दिया। फॉरेन ऑफिस के इनपुट के बगैर एक सूबे का वजीर आला किसी दूसरे मुल्क के लोगों से कैसे मिल सकता जाके? उसके पास क्या अथॉरिटी है? फॉरेन ऑफिस का बंदा साथ बिठाए बगैर तो आए, यानी किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई भी ऑफिशियल आता है, शहबाज शरीफ जब यहाँ लंदन आता था वो भी यहाँ के होम सेक्रेटरी से मिलता था बगैर किसी एम्बेसी के स्टाफ को और या फॉरेन ऑफिस को साथ लगाए हुए, या फिर वापस जाके वो डीप ब्रीफ करते हैं कि जी मेरी उनसे क्या बात हुई। यही बात वो एमक्यूएम के जमाने में उनका जो गवर्नर था इशरत, वो भी स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से जाके मिलता था, मिलते करके, फिर भी वो भी फॉरेन ऑफिस को कुछ नहीं बताते थे। तो ये एक अजीब माहौल इन्होंने तो क्रिएट कर दिया है आपका पाकिस्तान आपका के हंच अंदर। क्या कह रहा है कि अगर उन्होंने बुलाया है तो आप समझते हैं कि वो वाकईतन इसीलिए बुलाया होगा कि चलें जी कोई ऑप्शन देखते हैं, जिस तरह आजकल इमरान खान तो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो चलें पीपल्स पार्टी को एज एन ऑप्शन देखते हैं, और बिलावल चूंकि वेस्टर्न एजुकेटेड है, ये ज्यादा अमीनेबल होगा, इसको बात करने के लिए ज्यादा आसानी होगी हमारी। तो क्या ये वाकईतन इस तरह अमेरिकन सोच रहे होंगे? देखिए, अमेरिकन के लिए, अमेरिकन ने सिर्फ एक जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, उनकी इन्वेस्टमेंट नून लीग में भी है, पीटीआई में भी है, तमाम अदर पीटीएम और ये जितनी पीपल्स पार्टी, इन सारी जमातों में उनकी इन्वेस्टमेंट है। बल्कि मौलवी फजलुर रहमान भी जो है ना, वो भी अपना सीवी लेके पहुंच गए थे विकीलीक्स के मुताबिक। वो तो ये एन पैटरसन को मिले थे तो जी, उनको ये कह रहे थे। बल्कि अगर आप वो रेमंड डेविस की जो किताब है द कॉन्ट्रैक्टर, उसके ऊपर मैंने रिव्यू लिखा था, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि हमारी जो एलीट है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें सारे शामिल हैं, मिलिट्री, सिविल और ये पॉलिटिक्स, ये सब के सब लोगों ने, जिस तरह रेमंड डेविस को पाकिस्तान में जो दियत का कानून यानी शरिया लॉ को इस्तेमाल करके इन्होंने अमेरिकन को मर्डर केस में इन्होंने रिहाई दिलवा दी। तो जब इनको अमेरिका के हक में था शरिया कानून, तो उस वक्त उनको बहुत अच्छा था, वैसे शरिया लॉ से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो जो हमारी ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट है वो
कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, और वो जैसे लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा था कि तुम बछड़े को साथ मिला लो तो गाय खुद ब खुद ही तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो जियाउल के जमाने में इन्होंने बछड़े भर्ती करने शुरू किए, बड़े जर्नैलों के और पॉलिटिशियंस के बच्चों को स्कॉलरशिप देनी शुरू की, फिर उनको उन्होंने अपने अपने मुल्कों में बुला लिया। तो फिर जब बछड़ा चला गया तो फिर बछड़े या बछड़ियां चली गई, हाँ, तो उसके फिर जो गाय पीछे थी वो पाकिस्तान गाय की ने तो जाना ऑब्वियसली ही था। उनके लिए जाना ही था। तो जहां तक अमेरिका की पॉलिसी का तो ताल्लुक है, ये जो तो बछड़े हैं, ये बछड़े जो हैं डॉक्टर साहब, ये सारे ये ग्रीन कार्ड खाते हैं, ये क्या करते हैं? ये असल में ना दो तरह की चीजें हैं। अगर आप इसको डीप डाउन थोड़ा सा स्टडी करें तो आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका ने अब तक पाकिस्तान को जो टोटल इमदाद दी है वो $30 बिलियन से भी कम है पिछले 70 साल। लेकिन अमेरिका ने जो नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो $150 बिलियन से डॉलर से ज्यादा है। आप जो 40 साल से आपने जो अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान में की मेहमानदारी कर रहे हैं, तो आपको हर साल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है पिछली 12 साल से और अब भी, वो यूएनएचसीआर को हर साल एक वो दरखास्त देते हैं, ये उनकी दरखास्त कबूल करके रख लेते हैं, कुछ नहीं मांगते। सरताज अजीज से मैंने पूछा था, तो मैंने कभी आपको कोई हेल्प कर रहे हैं कोई फॉरेन लोग भी? तो उसने कहा वेरी लिटल, ये उसके एग्जैक्ट अल्फाज थे, वेरी लिटल। तो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो मतलब मरने के लिए और जान बचाने के लिए तैयार बैठी हुई है, चाहे वो मुल्क का अपना नुकसान करे। तो अगर आप उसको उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे कि ये इन्होंने अमेरिका से कोई पैसा लिया होगा, तो वो ये अमेरिका जो है वो शायद इनको कोई पैसा ना दिए, ये पाकिस्तान का लूटा हुआ माल वो इन्होंने अमेरिका में जाके लगाया हुआ है। तो ये तो सेल्फ फाइनेंसिंग एजेंट है, ये तो फ्री एजेंट्स हैं बेसिकली। ये वो सिपाही हैं जो अपने घर का माल लूट के ले जाके उनको देते हैं, और फिर उनसे पूछते हैं कि होर दसो कोई कम खिदमत हो तो दसो। यानी वो जो जिन होता है ना कि मुझे कोई काम बताए मैं और क्या करूं। तो ये भी वही कैरेक्टर्स हैं जो गैर मुल्की ताकतों को जाके खुद कहते हैं कि आप हमें बताएं हमारे लिए क्या खिदमत है। जब बेनजीर, अल्लाह उनको माफ फरमाए, जब वो जिंदा थी, तो वो भी चूंकि अंग्रेजी अच्छी बोल लेती थी, बातचीत उनकी थी, तो उनका भी यही, वो इसराइली प्रेसिडेंट से मिलती थी, इसराइली ऑफिशियल से उनकी मिला, इसराइली एम्बेसडर टू यूएन के साथ उन्होंने 3 घंटे तक डिनर किया, जरदारी साहब भी साथ थे। ये तो आपको, मैंने भी इस पे लिखा है, हाँ, आपको भी पता है सब। तो मकसद कहने का ये है कि हमारी जो तमाम मतलब इमरान खान के अगर वो खुद नहीं है तो उसके जितनी जो टीयर 2 टीयर 3 के जो लोग हैं, अब ये जहांगीर तरीन जो है, इसने लंदन में जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं इसने, ये तो एक इसका बाप एक कैसे नहीं? इंस्पेक्टर था और ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए गया। जो हमने रिपोर्ट सुनी है उनके घर, महमूद मुख्दूम के घर पे उसकी बहन को, तो उससे फिर शादी हो गई, तो फिर इन्होंने वहां से ये सारा इतना तरक्की करते। तो पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो भी मुल्क को लूट रहा है। पाकिस्तान के बिजनेस की मैन की अगर आप एनालिसिस करें तो सब्सिडी और एफपीआर से मुख्तलिफ रिबेट्स और टैक्स हाँ, इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस को मिलाएं, तो आप ये समझते हैं कि इन्होंने तो पाकिस्तान को लूटा है, इन्होंने बिजनेस नहीं किया कोई इन ए बिल्कुल। रियल सेंस। जैसे आप कोई अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो कोई दुकान आपकी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को नजर, चीनी बनाते हैं, ये चीनी बना के वो अफगानिस्तान भेज देते हैं, एक एक ट्रक जिसके ऊपर जिसकी कैपेसिटी नहीं है, उस पर 100-100 टन भेज रहे हैं एक ट्रक के ऊपर। तो तमाम जालसाजी है, व्हाइट कॉलर क्राइम है जो पाकिस्तान की लीड कर रही है। और जो गरीब बेचारा साइकिल चोरी में, घोड़ा गाय चोरी में जो पकड़ा जाता है, उससे पाकिस्तान की जेलें भरी पड़ी। तो ठीक। ये अच्छा, जो बेसिक, जी अब आप जरा थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं, गियर बदलते हैं और चलते हैं जरा पंजाब के इशू के ऊपर, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। फवाद चौधरी ने और मोईद यूसुफ ने और इनाम गनी ने, तीनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि जनाब, ये जो धमाका हुआ था जो टाउन वाला, उसमें इंडिया शामिल था। और एक किस्म का डोसियर जिस तरह पहले एक दफा नवंबर में आपको याद है इन्होंने दिया था, आज भी इन्होंने ये कह दिया है। और इसके बाद क्या होगा? आए बाएं शाएं करके खत्म कर देंगे, नशिस्तन तो बर्खास्तन करके तो बस खत्म। उसके बाद ना कोई फॉलो अप होगा, ना कोई बात चलेगी आगे। और वही जिस तरह हम लोग करते हैं, हमारा जो वतीरा तो यही है, हमारी ना फॉरेन ऑफिस इसको परसू करेगा, ना हमारे जो बाकी एम्बेसीज हैं या हाई कमीशन हैं वो नहीं परसू करेंगे, और हम बैठे रहेंगे एक दफा इल्जाम लगा के। ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? देखिए देखिए देखिए, जौहर टाउन का तो अभी पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर ये हुआ है ना वाकया। जो आपके पास सबसे बड़ा सबूत मौजूद है इंडियन टेररिज्म का है इन पाकिस्तान, वो तो कुलभूषण कुलभूषण यादव। यादव है।
तो उस पे आपने कितनी फिल्में बनाई अभी तक, पीटीवी ने कितने ड्रामा सीरीज बनाए, कितनी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने उसके ऊपर फिल्में बनाई, पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने आज तक कितने बयान दिए उसके ऊपर। हाँ। बल्कि शहबाज शरीफ तो ऐसा दुनिया का एक अजूबा है, शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर। पंजाब पुलिस, जिसकी पंजाब पुलिस ने पठानकोट में होने वाले वाकये की एफआईआर लाहौर के पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान में दर्ज कर ली, जबकि क्राइम सीन जो था वो दूसरे मुल्क में था। तो जो आपके पास एक एक्सक्लूसिव एविडेंस मौजूद है आपके पास, आपने उसको तो इस्तेमाल नहीं किया। फिर दूसरी चीज ये है कि उजैर बलोच की जो जेआईटी है, उजैर बलोच की जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जिसमें वो डायरेक्टली कह रहा है कि मैं ईरानियन इंटेलिजेंस से पैसे लेता था, उससे उसके लिए काम करता था, जिसके लिए उसको 10 साल सजा हुई, और कुलभूषण यादव भी चाबहार से ऑपरेट कर रहा था। तो और इसके अलावा हमें पता है कि 6 डायरेक्टरेट से रहा के जो ईरान से ऑपरेट हो रहे थे, और इसके अलावा 5-6 काउंसलेट जो थी वो अफगानिस्तान में भी थी। तो ये सारी चीजें हमारे जो एजेंसीज हैं उन्होंने तमाम औकात में वो हुकूमतों को इस पे ब्रीफ करते रहे हैं, और हम इस पे लिखते भी रहे हैं। लेकिन किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, स्पेशली नवाज शरीफ और जरदारी का जो 10 साल थे, 8-10 साल थे, इन्होंने तो उसके ऊपर बिल्कुल बात ही नहीं की है। तो टोटल एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट एजेंडा लेके ये लोग चलते रहे। लेकिन अभी जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लोगों ने कि जल्दी इन्होंने पकड़ लिया उनको, वो बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। लेकिन जो 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 टिकलिंग पॉइंट है वो ये है कि जब पुलिस ने उस गाड़ी को पहली दफा रोका, वहां पे जब वो 6 मिनट तक वो उसकी डिक्की ट्रंक नहीं नहीं खोल रहा खुली, था। हाँ, तो हाँ। उनको उसके क्रेडेंशियल गाड़ी के चेक करने चाहिए थे। वो गाड़ी उस बंदे के नाम पर रजिस्टर नहीं थी, तो उन्होंने उस गाड़ी को क्यों जाने दिया? ये सबसे बड़ा कि वो अगर वो उसको उसी वक्त डिटेन कर लेते और गाड़ी को वहां रोक लेते, तो फिर जौहर टाउन में जो नुकसान हुआ, लोग अपनी जानों से गए, प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ, ये शायद होता ही ना। बच सकता, हाँ। और उनको बहुत सारी चीजें, तो जो पुलिस जो अपनी बहुत सारी चीजें अपने गले में डाल रही है कि ये हमने कार्रवाई की है, इसमें और भी बहुत सारे गुमनाम हीरोज के नाम है हाँ, हाँ, जिन्होंने ये ज्यादातर सारी तो काम बल्कि किया वही होगा। करते हैं, गुमनाम हीरोज ने नहीं किया होगा, ये अगर बाकी सब अगर इनका नाम ही लगता अगर ये पंजाब पुलिस इतनी ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, तो फिर वो गाड़ी पहुंचनी नहीं चाहिए थी जॉर्ज टाउन तक। है। जिस हाँ, स्पॉट पे वो पहुंची, उसको फटना नहीं चाहिए था वहां वहां पे पहुंच के। तो इसका मतलब है कि इस पुलिसिंग के अंदर, जैसे हम अक्सर कहते हैं, बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, एम्पावर करने की लेकिन जरूरत है। डॉक्टर साहब मसला ये है ना करप्शन। कि ये तो चले अब हुआ, अब इसके बाद क्या होना है? अब प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जी दुनिया देखे और दुनिया हमारे साथ इंसाफ करवाए कि ये क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर के कहने के बाद भी अगर इसको परसू नहीं किया जाता, इसको फॉलो अप नहीं किया जाता, जो कि नहीं होगा मुझे पता है, नवंबर के बाद आपने कभी सुना है दिस इन्फो लैब का? उसके बाद खत्म हो गया मामला। हमारी जो एम्बेसीज हैं या हमारे हाई कमीशन हैं, वो अब इसको लेके आगे चले ना, जरा बताएं लोगों को। जो भी उनका विजिट होता है, किसी का भी विजिट होता है, उनको बताएं ये देखें, ये डॉसियर देखें, ये हमारे साथ हो रहा देखिए, काफी अरसे पहले यहाँ पे एक फौजी अफसर थे बरतानिया के अंदर, पॉइंट थे, तो उन्होंने, उनसे जब बात हुई इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा सर, वो बंदा आजकल जनरल है, तो उसने कहा सर अगर हमें इजाजत दे दें कि ये जहां से दहशतगर्दी हुई है, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे रिस्पॉन्ड करें, तो ये हम रोक सकते हैं 24 घंटे के अंदर आपको। यानी अगर आप ईंट का जवाब पत्थर से दें, अगर कोई आपके घर में आके दहशतगर्दी कर रहा है और आपने उसको सही तरह से जवाब नहीं दिया, तो फिर आप उसको और हौसला खुलता है। जब जरदारी जैसे, नवाज शरीफ जैसे, शहबाज शरीफ जैसे, जिनकी मिलों में रॉ के एजेंट्स आके काम करते रहे हैं, जब ये लोग मौजूद होंगे, तो इनकी मौजूदगी में कैसे पुलिस कैसे परफॉर्म कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म कर सकती है, कैसे कैसे परफॉर्म कर सकता है, जब ये लोग पाकिस्तान के साथ गद्दारी में इन्वॉल्व होंगे। तो मैं तो बड़ा, आई बिलीव इन बेसिक्स, कि जब तक आप अपनी बेसिक्स नहीं ठीक करेंगे, तो आप हायर लेवल पे तो आप बाद में पहुंचते हैं। तो जो बेसिक सब ठीक होनी शुरू होंगी, जब पुलिस इंपावर में होंगी, एसएचओ जो है ना वो इंपावर्ड होंगे, उसको पता होगा मेरा किसी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं है, मेरी कोई ट्रांसफर नहीं होगी, तो वो आपको है। परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। वो आपको अपनी मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि एक इलाके का एसएचओ जो होता है वो पूरे इलाके की माँ होती है। उसको पता होता है मेरे इलाके में कितने चोर हैं, कितने स्मगलर हैं, कितने ड्रग डीलर हैं, कितने ब्रॉथल्स हैं, कितने जज हैं, कितने डॉक्टर, उसको पूरा इलाके की उसके पास खबर होती है। तो ठीक। ऐसी सूरत के अंदर अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन के गैप आता है, तो वो गद्दारी की वजह से आता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती।
अब इन्होंने इदारा नेक्टा जो था उसको इन्होंने फाल नहीं होने दिया, लेकिन अब जो उन्होंने नया इदारा बनाया है शेयरिंग इंफॉर्मेशन का, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और उसको इन्होंने जारी रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो ग्राउंड पे जो पुलिस बैठी हुई है, जो लोकल पुलिसिंग है, उसको भी इम्प्रूव किए बगैर आप मुकाबला नहीं कर सकते इंडिया का। और जो पीटीवी है स्पेशली, और ये जो सरकारी टीवी चैनल है, इनको भी अब इन पे भी 30-30 साल पुराने ड्रामे इन पे चल रहे होते हैं। इनका जो कंटेंट है वो इतना पुराना है कि जब हम छोटे बच्चे होते थे हम उस वक्त से देख रहे हैं, वही एक्टर्स हैं, वो उसी तरह की स्क्रीन है, उसी मतलब यूट्यूब चैनल्स कई लोगों के इनसे इनके प्रोग्रामों से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छे व्यूज हैं उनके हाँ, ऊपर। लेकिन लोगों वो ने एक छोड़ दिया सरकारी देखना। इदारा है, जब तक आप उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे तो डिस इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है, जब तक आप हमें मतलब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुझे कहा, मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी जो आपने पुलिस ऑफिसर्स इस्तेमाल किए थे कराची ऑपरेशन में, उनको एमक्यूएम ने एक एक करके मार दिया है। तो बेनजीर साहबा ने मुझे कहा कि आप इस पे लिखें। मैंने कहा जी आप बयान दें, आप एक स्टेटमेंट दें तो मैं उस पर लिखता हूँ। वो जो 400-500 लोग आपने 300-400 पुलिस अफसर इस्तेमाल किए, एमक्यूएम ने उनको चुन चुन के मारा, तो उसके बाद पुलिस जो थी वो डिमोरलाइज हो गई, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने उनके पीछे खड़ा होना था वो उनके पास नहीं खड़े हुए। तो ये चीजें जो है अब ये जो एमक्यूएम का जो मौजूदा लीडर है, ये इंडिया में ट्रेनिंग लेता रहा है, ये अमेरिकन शहरी रहा है, इसको इन्होंने फिर ड्राई क्लीन करवा के फिर लाके वहां पे बता दिया। एमक्यूएम के जितने लोग हैं, इनकी टीयर 2 की जितनी क्यादत है, ये सब कब्जा ग्रुप कत्लों, 16-17 हजार जो बंदा कराची में कत्ल हुआ है, तो ये लोग इन्वॉल्व थे उसके अंदर। ऐसे तो नहीं वो बंदे बेचारे अपनी जानों से, जो अरबों रुपए की जो ठीक जायदादों का ठीक। नुकसान हुआ है, तो ये लोग, अल्ताफ हुसैन तो बाहर बैठा हुआ था, वो तो इनको सिर्फ हुक्म देता था ना, जो जिस पे ये सब कुछ करते थे। तो जब ठीक तक आप फुट सोल्जर्स को डिसमेंटल नहीं नहीं करेंगे वो करेंगे। हाँ, नेटवर्क, ठीक ठीक। उस वक्त तक आपका मामला आगे नहीं बढ़ सकता। चलें आप जरा अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान आखिर में हमारा जो इशू है, ये वैसे आखिर में तो है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि डॉक्टर शाहिद, आपको पता ही है कि बगराम एयरपोर्ट खाली हुआ, उसके बाद हमने देखा वो रातों रात भागे हैं। और फिर देखें कि जो तालिबान के एडवांसेस हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो निकलने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका फिर स्टिक करने की कोशिश भी साथ साथ ही कर रहा है। और मेरी इतलात के मुताबिक कल हमने इस पे बात भी की थी कि उन्होंने एक एम्बेसी बेस्ड एक मिलिट्री कमांड का अनाउंसमेंट कर दिया है, विच विल बी लेड बाय एडमिरल पीटर वेजली। जो इनके जो नेवी के रियर एडमिरल हैं वो इसको हेड करेंगे एम्बेसी में रहते हुए। और तकरीबन 650 जो इन्होंने सोल्जर्स कहा था कि हमारे रखे जाएंगे, वो उन्होंने कहा जी कि वो चलेंगे, अभी हमारे साथ ही रहेंगे। और ये जो पेंटागन का वो जो है तर्जुमान है जॉन कर्बी, उसने कहा कि इस फोर्स के और इस कमांड के 4 मकासद होंगे। एक तो ये है कि जो उन्होंने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उसको सिक्योर करना है। दूसरा ये है कि जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी, हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, उसको संभालना है, जो कि अभी टर्की का उनका मामला चला था और टर्की दिली डैलिंग कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि टर्की इसमें नहीं आएगा। और साथ साथ जो अफगान नेशनल डिफेंस यानी जो उनकी आर्मी के लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे। और फिर जो काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज हैं, ये 4 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम नई कमांड बना रहे हैं और उसके ऊपर हमारा जो काम है वो जारी रहेगा। तो ये जा भी रहे हैं और नहीं भी जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए अमेरिकन पॉलिसी जो है ना, अमेरिका जो है ना उसकी वॉर इकोनॉमी है, और अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट ताकत है जो पूरी दुनिया में इसने करोड़ों के तादाद में लोगों को इसने कत्ल किया, उसके कत्लेआम में मुलविस है। ये वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, शाम, इन तमाम मुल्कों में ये मुस्लिम, दे आर ऑल मुस्लिम लैंड्स जिन पे ये सब हमले कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन असल बात यह है कि सबसे बड़ी जो रुकावट है इस चीज के अंदर वो वॉल स्ट्रीट है। वॉल स्ट्रीट की जो वॉर प्रॉफिटेरिंग की पॉलिसी है वो अमेरिका को हर वक्त जंगो-जदल में उलझाए रहती है। उसी की वजह से इन्होंने पिछले 70 साल में अमेरिका ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ब्रिजेस, रोड्स पे कोई काम नहीं हुआ। उसकी जो असेसमेंट रिपोर्ट आई है कि कम से कम इनको $2 ट्रिलियन चाहिए सिर्फ अपने मुल्क की सड़कों, पुलों को मरम्मत करने में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को करना है। अब वो तकरीबन 150-200 बंदा मर गया, वो जो बिल्डिंग इनकी फ्लोरिडा के अंदर गिरी है, तो उसके अंदर जानबूझ के अभी 10 दिन हो गए इस बात को, तो ये कही जा रहे हैं जी 15 बंदे मरे हैं तो 150 मिसिंग है। भाई 10 दिन हो गए हैं तो वो 150 मिसिंग नहीं है, देर ऑल गॉन। लेकिन वो अपनी डेथ का फिगर कम करने के लिए मीडिया बताते नहीं। स्पिन कर रहे हैं, मीडिया स्पिन कर रहे हैं। अब कमिंग बैक टू अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो क्या कर रहे हैं, देखिए अफगान नेशनल आर्मी ने तो जाना ही जाना था, लेकिन उन्होंने तालिबान ने ये अनाउंस किया
कि भाई हम आपको आम माफी का ऐलान कर दिया है कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाओगे, हथियार डाल दोगे तो हमें तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने बाकी जो ग्रुप्स हैं, यानी हजाराज हैं, शियाज हैं और ताजिक उज़्बेक्स, इन तमाम ग्रुपों के लोगों को भी अपनी इस एफर्ट में उन्होंने शामिल किया है। अब वो जो 90s वाला उन्होंने नहीं रखा सिलसिला, और ये जो उनके जो बड़े स्पोक्समैन है सुहेल साहब, ये अमेरिका के पड़े हुए हैं। आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर है कि ये हामिद का, ये अपना जो गनी साहब हैं, ये और ज़ल्मे खलीलजाद और ये सुहेल साहब, ये तीनों अमेरिका के पड़े हुए, ये तीनों अमेरिका में एक स्कॉलरशिप पे गए थे। तो उनको, तालिबान को जो है वो मुकम्मल इदराक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का भी। और अमेरिका के लिए जहां तक मसला ये है कि ठीक है, हम उसको कहते हैं कि अमेरिका को एज ए स्टेक होल्डर रहना चाहिए रीजन के अंदर, लेकिन एक डिफरेंट रोल के अंदर उसको आना चाहिए। पाकिस्तान में जो अमेरिका की जो एम्बेसी है वो दुनिया में सबसे बड़ी एम्बेसी है, उसमें 5000 के करीब लोग आ सकते हैं। यानी वो एक बकायदा किला है जो जरदारी गवर्नमेंट और नवाज शरीफ गवर्नमेंट के दौर में वो बनाया गया, जिसकी सीडीए ने इजाजत दी है इतना बड़ा किला बनाने की। उनका जो एम्बेसी स्टाफ है वो मेरे ख्याल से 2000 के करीब है पाकिस्तान की। तो मैं बता जाए तो खत्म ही नहीं होती जी। पाकिस्तान का इतना छोटा सा मुल्क है, तो यहाँ पे इतना बड़ा स्टाफ रखने की क्या जरूरत है? जितना स्टाफ पाकिस्तान का अमेरिका गया हुआ है उतना ही स्टाफ इनको यहाँ पे रखना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि आप जितना दिखते जाएंगे, द मोर स्पेस यू गिव द मोर स्पेस इज टेकन। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका का जो पॉलिसी है वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक उनके पास लोकल प्लेयर्स ना हो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो पिछले 15 साल के अंदर, 20 साल में जितने लोगों को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली है, और उससे 40 साल पहले जितने लोगों को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे जो लोग गए थे, उनकी तादाद आप गिनती करें तो आपको उससे ट्रिपल लोगों को इन्होंने बुलाया है पिछले 20 साल के अंदर। ये मतलब है, ये वेरीफाइड फिगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो अपने एसेट डेवलप किए हैं, इसी वजह से आपका एकेडमिया, आपके जर्नलिस्ट, वो सारे पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव को ज्यादा प्रमोट करते हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ में जा रहा हो। मतलब डिप्लोमेसी के अंदर भी आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन आप डिस्क्रीट रहते हैं। जैसे पाकिस्तान एम्बेसी की जब जासूसी हो रही थी लंदन में, तो संडे टाइम्स ने जब खबर लगाई तो एमआई से, ये जो हमारे वजीर खारजा थे खुर्शीद कसूरी साहब, तो उनसे मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा जी जिस एम्बेसी में खड़े हैं इसकी तो जासूसी कर रही थी MI5 वाले। तो उन्होंने MI5 ने डिनाई नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब नहीं देना चाहते, वी वॉन्ट कॉमेंट ऑन दैट। तो इस वजह से, और खुर्शीद कसूरी साहब ने मुझे ये कहा था कि हमारे हाथ भी टूटे हुए नहीं है। अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब तक आपने अपना घर मजबूत करना है, आपने अपनी मंजी थले डांग फेरनी है, आपके अपने जो एजेंट है, जब तक आप उनके ऊपर नजर नहीं रखेंगे, तो अगर वो एजेंट वहां पे नहीं अवेलेबल होंगे तो अमेरिका अपनी कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। अभी ये जो बिलावल जरदारी जा रहा है नौकरी लेने के लिए वहां पे, तो ये किसी लॉबिस्ट को हायर करेगा, तो हुसैन हक्कानी वहां पे ऑलरेडी मौजूद है। इमरान खान की शायद वो स्पीच के लिए इमरान खान के दौरे को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। मकसद कहने का ये है कि ये सारे वो काम करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, मुल्क को नुकसान, लेकिन ये नहीं सोचेंगे। इस पे मेरा ख्याल है कि नजर भी रखनी चाहिए, इस पे पूरी कौम को नजर रखनी चाहिए और इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं या पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पे हम इस नजर रखेंगे और इसको हम फॉलो करते रहेंगे डॉक्टर शाहिद। और मेरा ख्याल है कि आपकी भी जो जर्नलिस्टिक, वो तमाम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की जो क्वालिटीज हैं वो इसमें काम आनी चाहिए। हम देखेंगे कि किससे मुलाकातें हो रही हैं और किस तरह हो रही हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ तफसील से अगला जो प्रोग्राम उसमें हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूं, मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेचरा तू दानी हिसाब कमो बेचरा। जिस तरह किसानों को डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ याद दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह।